नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिस्कवर इंडिया इनसाइट्स चैनल पर। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जो हमें भारत के उन जानवरों के बारे में बताएगी जो कभी इस धरती पर पाए जाते थे लेकिन अब विलुप्त हो चुके हैं। इन प्राणियों की कहानियां हमारे अतीत का हिस्सा है और इनके लुप्त हो जाने का कारण प्राकृतिक असंतुलन, जलवायु परिवर्तन और मानवीय हस्तक्षेप है। इन जानवरों के विलुप्त होने के पीछे कई कारण हैं, जिनमें से सबसे बड़ा कारण हमारे द्वारा इनकी आवास स्थली को नष्ट करना और इन्हें शिकार बनाना है। इन प्राणियों का अस्तित्व केवल इतिहास की किताबों, पुराने चित्रों और कुछ मुट्ठी भर अवशेषों में बचा है। आज का ये वीडियो इन विलुप्त जानवरों की जानकारी के साथ साथ उनकी विलुप्ति के कारणों को भी विस्तार से समझाएगा। ये एक चेतावनी भी है कि अगर हमने अपनी प्राकृतिक संपदा की सुरक्षा के लिए कदम नहीं उठाए तो हम और भी कई अनमोल प्रजातियों को खो देंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। भारतीय चीता। भारतीय चीता, जिसे एशियाई चीता भी कहा जाता है, कभी भारत के शुष्क और अर्ध शुष्क घास के मैदानों में पाया जाता था। ये दुनिया के सबसे तेज दौड़ने वाले जानवरों में से एक था, जो 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता था। लेकिन 1960 के दशक में इसका बड़े पैमाने पर शिकार किया गया। शाही दरबारों में शिकारी प्रतियोगिताओं में इसका उपयोग किया जाता था, जहां चीते को प्रशिक्षित करके अन्य जानवरों का शिकार कराया जाता था। मानासवाचसेड में अंतिम 3 भारतीय चीते छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में मारे गए थे। इसके बाद इनकी संख्या तेजी से घटने लगी और 1952 में भारत सरकार ने भारतीय चीते को आधिकारिक रूप से विलुप्त घोषित कर दिया। इसके विलुप्त होने का एक बड़ा कारण कृषि भूमि के विस्तार के लिए घास के मैदानों की कटाई भी थी, जिसने इनके प्राकृतिक आवास को नष्ट कर दिया। हालांकि भारत ने अब चीते को पुनर्स्थापित करने के लिए एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किया है, जिसमें अफ्रीका से चीते लाकर उन्हें मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया है। यह प्रयास भारत में एक विलुप्त प्रजाति को पुनर्जीवित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। 2. सिवाथेरियम। सिवाथेरियम एक विशालकाय प्राचीन स्तनधारी था, जो देखने में आज के जिराफ की तरह लगता था, लेकिन इसके सींग हिरण जैसे थे। यह प्राणी लगभग 2.3 मीटर ऊंचा और 65 किलोग्राम वजनी हो सकता था। यह भारतीय उपमहाद्वीप के घास के मैदानों, जंगलों और पहाड़ी क्षेत्रों में रहता था। सिवाथेरियम का नामकरण भारत में पाए जाने वाले इसके जीवाश्म अवशेषों के आधार पर किया गया था। इसे पहली बार 19वीं सदी में खोजा गया था और तब से इसे भारत के प्राचीन वन्य जीवन के अध्ययन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। यह प्रजाति लगभग 1000 साल पहले प्लाइस्टोसीन युग विलुप्त हो गई। इसके विलुप्त होने के पीछे प्रमुख कारण जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाएं मानी जाती हैं। जैसे जैसे धरती की जलवायु में बदलाव आया और ग्लेशियरों का विस्तार हुआ, इसके प्राकृतिक आवासों में कमी आई, जिससे इस प्रजाति का अंत हो गया। भारतीय रॉक्स। भारतीय रॉक्स प्राचीन जंगली मवेशियों की एक विशालकाय प्रजाति थी, जो आधुनिक भारतीय जेबू गायों के पूर्वज मानी जाती है। इसका वैज्ञानिक नाम बॉस प्रिमिजेनियस है और ये एक अद्वितीय जीव था, जो अपने समय का एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा था। भारतीय रॉक्स की लंबाई लगभग 3 मीटर तक हो सकती थी और इसका वजन 500 से 200 किलोग्राम तक था। ये एक मजबूत और शक्तिशाली प्राणी था, जिसका शरीर बहुत बड़ा और मांसल था। इसके सींग बड़े और घुमावदार थे, जो इसे एक दुर्जेय रूप देते थे। भारतीय रॉक्स का प्राकृतिक आवास मुख्यतः भारत के घने जंगल, घास के मैदान और पहाड़ी क्षेत्र थे। यह प्रजाति सामाजिक प्राणियों के रूप में जानी जाती थी, जो छोटे समूहों में रहती थी। इनके समूह में एक नर और कई मादा होती थी, जो एक दूसरे की सुरक्षा करती थीं और शिकार से बचने के लिए एकजुट होती थीं। इस प्रजाति की विलुप्ति प्राचीन काल में हुई, संभवतः ईसा पूर्व 2000 वर्ष के आसपास। इसके शिकार और इसे पालतू बनाने की प्रक्रिया हजारों साल पहले शुरू हुई। प्राचीन मानवों ने इसकी मांस और दूध के लिए शिकार करना शुरू किया, जिससे इनकी जंगली आबादी में तेजी से कमी आई। इसके अलावा जैसे जैसे मानव सभ्यता विकसित हुई, कृषि भूमि के विस्तार के लिए जंगलों की कटाई ने इनके आवास को नष्ट कर दिया। सोर। जावन गैंडा। जावन गैंडा, जिसे एक सींग वाला गैंडा भी कहा जाता है, कभी भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में पाया जाता था।
इसका वैज्ञानिक नाम राइनोसेरस सिंडेकस है। ये गैंडा आकार में मध्यम होता है और इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका छोटा लेकिन मजबूत सींग था, जो औसतन 90 से 30 सेंटीमीटर लंबा होता था। इस प्रजाति का त्वचा मोटी और झुर्रियों वाली होती है, जो इसे एक अनोखा रूप देती है। जावन गैंडे का प्राकृतिक आवास घने जंगल, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन और दलदल वाले क्षेत्र थे। ये गैंडा शाकाहारी था और मुख्य रूप से घास, पत्तियां और छोटी झाड़ियां खाता था। इसकी सामाजिक संरचना एकल होती थी, जहां नर और मादा अलग अलग रहते थे, लेकिन मादा गैंडों में मातृत्व की प्रवृत्ति अधिक होती थी और वे अपने बच्चों के साथ रहती थीं। इस प्रजाति का शिकार इसके कीमती सींग के लिए बड़े पैमाने पर किया जाता था, जिसका उपयोग पारंपरिक दवाओं, खासकर एशियाई चिकित्सा में किया जाता था। माना जाता है कि इसका सींग विभिन्न बीमारियों के इलाज के लिए प्रभावी होता है, जो पूरी तरह से एक मिथक है। इसके अलावा जावन गैंडे के अंग भी तस्करों द्वारा महंगे दामों पर बेचे जाते थे, जिसने इसकी संख्या में और कमी लाई। मानवीय हस्तक्षेप ने इनके प्राकृतिक आवास को भी बर्बाद किया, जिससे इनकी संख्या तेजी से घटने लगी। वनों की कटाई, कृषि भूमि का विस्तार और शहरीकरण ने इनके रहने के लिए उपयुक्त स्थानों को कम कर दिया। जावन गैंडा अब 20वीं सदी की शुरुआत में विलुप्त हो गया माना जाता है। 1960s के दशक तक इसकी आबादी सिर्फ 30 इंडिविजुअल्स तक सीमित रह गई थी। आज यह प्रजाति केवल इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर बची है, जहां इसकी संख्या भी बेहद कम है। यहाँ जावन गैंडों के लिए विशेष संरक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसमें उनकी सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय उद्यानों में निवास स्थान बनाए गए हैं। वर्तमान में जावा के उजुंग कुलोन नेशनल पार्क में एकमात्र घात जावन गैंडे की आबादी पाई जाती है, जो लगभग 75 से 80 गैंडों तक सीमित है। इन गैंडों को बचाने के लिए स्थानीय सरकार और पर्यावरण संगठनों द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि उन्हें विलुप्त होने से बचाया जा सके। 5. भारतीय जावानीज तेंदुआ, इंडियनीज लेपर्ड। भारतीय जावानीज तेंदुआ, जिसे पैंथेरा पार्डिसमेलास के वैज्ञानिक नाम से जाना जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप में पाई जाने वाली दुर्लभ तेंदुआ प्रजातियों में से एक था। ये तेंदुआ अपने आकर्षक रूप और ताकत के लिए जाना जाता था। इसके शरीर पर काले धब्बे होते थे, जो इसे अन्य तेंदुआ प्रजातियों से अलग करते थे, और इसका फर घना और चमकदार होता था, जो इसे चतुर शिकारी बनाता था। इसकी लंबाई 90 से 90 सेंटीमीटर तक हो सकती थी, और इसकी पूंछ लगभग आधी लंबाई की होती थी, जो इसे संतुलन बनाए रखने में मदद करती थी। भारतीय जावानीज तेंदुआ का प्राकृतिक निवास भारतीय जंगलों में था, जहां ये घने वनों और पहाड़ी क्षेत्रों में रहने के लिए अनुकूल था। ये तेंदुए आमतौर पर एकल जीवन जीते थे और अपनी शिकार की तकनीक के लिए जाने जाते थे। उनकी प्राथमिक आहार में चित्तल, सांबर और छोटे स्तनधारी शामिल होते थे। ये तेंदुआ रात का शिकार करने वाला होता था, जो रात में अपनी विशेष दृष्टि का लाभ उठाकर शिकार करता था। जैसे जैसे मानव आबादी बढ़ी और कृषि भूमि का विस्तार हुआ, इनके आवास तेजी से घटने लगे। वनों की कटाई और शहरीकरण ने इनकी प्राकृतिक आबादी को बहुत प्रभावित किया। इसके अलावा जावानीज तेंदुए के फर की तस्करी और शिकार ने भी इनकी संख्या तेजी से घटा दी। इसका खूबसूरत फर बहुत महंगा था और इसे शाही परिवारों और धनिकों के बीच लोकप्रियता मिली। 19वीं सदी के अंत तक इन्हें भारत में विलुप्त माना गया। भारतीय जावानीज तेंदुआ की विलुप्ति ने वन्यजीव संरक्षण के महत्व को रेखांकित किया, और अब इस प्रकार के प्राणियों की रक्षा के लिए कड़े नियम बनाए गए हैं। भारत सरकार ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1970 पारित किया, जिसमें तेंदुओं और अन्य जंगली प्राणियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े कानून शामिल हैं। पिग्मी हॉग, वाइल्ड फॉर्म। पिग्मी हॉग, जिसे वैज्ञानिक नाम पोर्कुला सल्वनिया से जाना जाता है, दुनिया का सबसे छोटा जंगली सूअर है, जो कभी भारत के उत्तर पूर्वी तराई के घास के मैदानों में पाया जाता था। इसका आकार छोटा लेकिन शरीर मजबूत होता था, जिसकी लंबाई लगभग 50 से 70 सेंटीमीटर और वजन 5 से 10 किलोग्राम के बीच होता था। पिग्मी हॉग की त्वचा मोटी और काली होती थी, और उसके शरीर पर हल्के भूरे रंग के धब्बे होते थे। इसकी छोटी सी पूंछ और छोटे पैर इसे तेजी से दौड़ने में मदद करते थे। पिग्मी हॉग का आवास असम के तराई क्षेत्रों के घने घास के मैदान थे, जो इसकी सुरक्षा के लिए उपयुक्त थे।
ये छोटे सुअर उष्णकटिबंधीय जलवायु में रहना पसंद करते थे, जहाँ की नमी और घास उनके लिए अनुकूल होती थी। पिग्मी हॉग मुख्य रूप से शाकाहारी होते थे और इनके आहार में घास, कंद, फल और जड़ी बूटियां शामिल होते थे। हालांकि 20वीं सदी के मध्य में इसके आवास बड़े पैमाने पर कटने और शिकार के कारण इसकी जंगली आबादी में तेजी से गिरावट आई। वनों की कटाई, बुनियादी ढांचे का विकास और कृषि का विस्तार ने इनके प्राकृतिक निवास को नष्ट कर दिया। इसके अलावा शिकारियों द्वारा इनका शिकार भी बढ़ गया, जिससे इनकी संख्या में और कमी आई। 1990 के दशक के अंत तक पिग्मी हॉग की जंगली आबादी लगभग 950 से दूसरे व्यक्तियों तक सीमित रह गई और अब यह प्रजाति भारत में विलुप्त मानी जाती है। हालांकि पुनरुत्थान कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और पिग्मी हॉग को असम के कुछ संरक्षित क्षेत्रों में दोबारा छोड़ा गया है। भारतीय वन्यजीव संस्थान और अन्य संगठनों द्वारा किए गए प्रयासों के तहत कुछ पिग्मी हॉग को सुरक्षित क्षेत्रों में प्रजनन और पुनर्वास के लिए लाया गया है। इनका मुख्य लक्ष्य पिग्मी हॉग की आबादी को बढ़ाना और प्राकृतिक आवासों में उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना है। हालांकि इसके मूल जंगली रूप को अब भी विलुप्त ही माना जाता है। वर्तमान में पिग्मी हॉग की सफल प्रजनन दर की कमी, प्राकृतिक आवासों का अव्यवस्थित उपयोग और मानव गतिविधियों का प्रभाव इसे एक गंभीर खतरे में डालता है। पिग्मी हॉग की कहानी ये दर्शाती है कि संरक्षण प्रयासों के बावजूद एक प्रजाति की सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखना कितना आवश्यक है। सुंदरबन का हॉग हिरण। सुंदरबन का हॉग हिरण, जिसे वैज्ञानिक नाम एक्सिस पोर्सिनस से जाना जाता है, एक विशेष प्रजाति है जो कभी भारत और बांग्लादेश के सुंदरबन मैंग्रोव जंगलों में पाई जाती थी। यह हिरण अपने छोटे और मजबूत शरीर के लिए जाना जाता था, जिसकी ऊंचाई लगभग 70 से 90 सेंटीमीटर होती थी। इसका चमकदार भूरे रंग का फर उसे जंगल में छिपने में मदद करता था, जबकि इसकी छोटी छोटी सींगें जो नर हिरणों में विकसित होती थीं, इसे अन्य हिरणों से अलग बनाती थीं। सुंदरबन का हॉग हिरण विशेष रूप से मैंग्रोव पर्यावरण में जीवित रहने के लिए अनुकूलित था। इसकी जीवन शैली और शिकार के तरीके इनकी पर्यावरणीय विशेषताओं के अनुकूल थे। ये मुख्य रूप से जलीय वनस्पतियों, घास और फल फूलों पर निर्भर करता था, जो मैंग्रोव के दलदली इलाकों में उपलब्ध थे। यह हिरण पानी से भरे क्षेत्रों में रहने के लिए अनुकूलित था और तैरने में भी कुशल था। उनकी चारों पैरों के बीच के पंजे पानी में चलने के लिए उपयुक्त थे, जिससे वे मड फ्लैट्स में भी आसानी से चल सकते थे। लेकिन 20वीं सदी में जलवायु परिवर्तन और समुद्र के जल स्तर में वृद्धि के कारण सुंदरबन के प्राकृतिक आवास में कमी आई। समुद्री जल स्तर में वृद्धि के कारण मैंग्रोव वन का क्षय हुआ, जिससे हिरणों के लिए रहने की जगह सीमित हो गई। इसके अलावा मानव गतिविधियों जैसे कि वनों की कटाई, कृषि भूमि का विस्तार और शहरीकरण ने इनकी संख्या को तेजी से घटाया। सुंदरबन का हॉग हिरण शिकार का भी शिकार बना, विशेष रूप से उसके मांस और फर के लिए। सुंदरबन के क्षेत्र में मानव वन्यजीव संघर्ष ने इनकी जीवित रहने की क्षमता को और चुनौती दी। पर्यावरणीय दबावों के कारण सुंदरबन का हॉग हिरण अब भारत में विलुप्त मानी जाती है और बांग्लादेश में इसकी संख्या भी बहुत कम रह गई है। आज सुंदरबन के मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करना महत्वपूर्ण है, ताकि अन्य वन्यजीवों को भी सुरक्षित रखा जा सके। इसकी विलुप्ति ने यह साबित किया है कि जलवायु परिवर्तन और मानव गतिविधियों का जीवों पर कितना गहरा प्रभाव पड़ सकता है। संरक्षण प्रयासों को तेज करने और बचे हुए आवासों की रक्षा करने की आवश्यकता है, ताकि इस तरह की प्रजातियों को बचाने में मदद मिल सके। 8. गुलाबी सिर वाला पिंक हेडेड डक। गुलाबी सिर वाला बत्तख, जिसे वैज्ञानिक नाम रोडोनेसा कैरियोफिलेसिया से जाना जाता है, एक दुर्लभ और आकर्षक पक्षी था जो कभी भारत के गीले क्षेत्रों और दलदली इलाकों में पाया जाता था। इस बत्तख की विशेषता इसका खूबसूरत गुलाबी सिर था, जो इसे अन्य बत्तखों से अलग करता था। इसका शरीर लगभग 80 से 60 सेंटीमीटर लंबा था और इसके पंख भूरे रंग के होते थे, जो उसके सुंदर सिर के साथ एक अद्वितीय कंट्रास्ट बनाते थे। नर और मादा बत्तख के बीच रंग में भी भिन्नता होती थी, जहां नर बत्तख का सिर गुलाबी और मादा का सिर अधिक भूरे रंग का होता था। गुलाबी सिर वाला बत्तख आमतौर पर भारत के गीले क्षेत्रों में, विशेषकर बिहार, उत्तर प्रदेश और असम में पाए जाते थे।
ये दलदली और जलवायु क्षेत्रों में रहते थे जहां वे जलीय पौधों, कीटों और अन्य छोटे जलीय जीवों का आहार लेते थे। इन बत्तखों का स्वभाव शांत और सामाजिक था और ये अक्सर झुंड में देखे जाते थे। हालांकि 1950 के दशक के बाद से इसे कभी नहीं देखा गया और कई खोजों के बावजूद इसके कोई पुख्ता प्रमाण नहीं मिले हैं। इसकी विलुप्ति के कारण स्पष्ट नहीं है, लेकिन इसे आवास की कमी, जलवायु परिवर्तन और मानवीय गतिविधियों का परिणाम माना जाता है। भूमि के उपयोग में बदलाव, जैसे कि कृषि भूमि का विस्तार और जलवायु परिवर्तन के कारण गीले क्षेत्रों का सूखना, इस बत्तख के लिए उनके प्राकृतिक निवास को खतरे में डालते हैं। इसके अलावा शिकार और अवैध तस्करी ने भी इस प्रजाति के अस्तित्व को और संकट में डाल दिया। गुलाबी सिर वाले बत्तख की विलुप्ति ने एक महत्वपूर्ण चेतावनी दी है कि हमें प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाने की आवश्यकता है। इसके अस्तित्व का खतरा हमें यह समझाता है कि जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करना कितना आवश्यक है। भारतीय विशालकाय कछुआ। गुलाबी सिर वाला बत्तख, जिसे वैज्ञानिक नाम रोडोनेसा कैरियोफिलेसिया से जाना जाता है, एक दुर्लभ और आकर्षक पक्षी था जो कभी भारत के गीले क्षेत्रों और दलदली इलाकों में पाया जाता था। इस बत्तख की विशेषता इसका खूबसूरत गुलाबी सिर था जो इसे अन्य बत्तखों से अलग करता था। इसका शरीर लगभग 82 से 60 सेंटीमीटर लंबा था और इसके पंख भूरे रंग के होते थे जो उसके सुंदर सिर के साथ एक अद्वितीय कंट्रास्ट बनाते थे। नर और मादा बत्तख के बीच रंग में भी भिन्नता होती थी, जहां नर बत्तख का सिर गुलाबी और मादा का सिर अधिक भूरे रंग का होता था। गुलाबी सिर वाला बत्तख आमतौर पर भारत के गीले क्षेत्रों में, विशेषकर बिहार, उत्तर प्रदेश और असम में पाए जाते थे। ये दलदली और जलवायु क्षेत्रों में रहते थे जहां वे जलीय पौधों, कीटों और अन्य छोटे जलीय जीवों का आहार लेते थे। इन बत्तखों का स्वभाव शांत और सामाजिक था और ये अक्सर झुंड में देखे जाते थे। हालांकि 1950 के दशक के बाद से इसे कभी नहीं देखा गया और कई खोजों के बावजूद इसके कोई पुख्ता प्रमाण नहीं मिले हैं। इसकी विलुप्ति के कारण स्पष्ट नहीं है, लेकिन इसे आवास की कमी, जलवायु परिवर्तन और मानवीय गतिविधियों का परिणाम माना जाता है। भूमि के उपयोग में बदलाव, जैसे कि कृषि भूमि का विस्तार और जलवायु परिवर्तन के कारण गीले क्षेत्रों का सूखना, इस बत्तख के लिए उनके प्राकृतिक निवास को खतरे में डालते हैं। इसके अलावा शिकार और अवैध तस्करी ने भी इस प्रजाति के अस्तित्व को और संकट में डाल दिया। गुलाबी सिर वाले बत्तख की विलुप्ति ने एक महत्वपूर्ण चेतावनी दी है कि हमें प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाने की आवश्यकता है। इसके अस्तित्व का खतरा हमें यह समझाता है कि जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करना कितना आवश्यक है। वर्तमान में पर्यावरण संरक्षण संगठन और शोधकर्ता इन बत्तखों की तलाश में है ताकि उनके अस्तित्व को लेकर कुछ साक्ष्य मिल सके। इस प्रजाति की कहानी ये दर्शाती है कि यदि हम अपने पर्यावरण और जीवों के संरक्षण के लिए ध्यान नहीं देंगे तो हमें और भी प्रजातियों को खोने खतरा हो सकता है। 10 हिमालयन बटेर। हिमालयन क्वेल। हिमालयन बटेर, जिसे वैज्ञानिक नाम ऑफ्रीजिया सुपरसिलियोसा से जाना जाता है, एक छोटे आकार का पक्षी था जो भारतीय हिमालयी क्षेत्र में पाया जाता था। यह बटेर अपने आकर्षक रंग और रेशमी फर के लिए जाना जाता था। इसकी लंबाई लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर थी और इसकी विशेषता इसके पंखों पर चटक रंगों के साथ खूबसूरत पैटर्न थे जो इसे जंगलों में छिपने में मदद करते थे। नर बटेर के सिर पर एक विशिष्ट सफेद धारी होती थी, जबकि मादा का रंग अधिक भूरा और म्यूटेड होता था। हिमालयन बटेर आमतौर पर उष्णकटिबंधीय और समशीतोष्ण वनस्पतियों के क्षेत्रों में रहते थे, जहां वे घास के मैदानों और झाड़ियों में निवास करते थे। ये छोटे पक्षी अक्सर झुंडों में देखे जाते थे और जमीन पर भोजन की खोज करते थे, जहां ये मुख्य रूप से बीज, फल और कीड़ों का आहार लेते थे। इनकी तेज गति और चतुरता उन्हें शिकारी पक्षियों और अन्य खतरे से बचने में मदद करती थी। हालांकि 1876 के बाद से इसे किसी ने नहीं देखा और इसके विलुप्त होने का सही कारण स्पष्ट नहीं है। इसकी विलुप्ति के पीछे कई संभावित कारक हो सकते हैं,
जलवायु परिवर्तन के कारण हिमालयी क्षेत्र में तापमान और पर्यावरणीय परिस्थितियों में बदलाव ने इस प्रजाति के लिए उपयुक्त आवास को कम किया। इसके अलावा शिकार, विशेष रूप से शौकिया शिकारी द्वारा, और प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूस्खलन और बर्फबारी ने भी इसकी संख्या को प्रभावित किया। हिमालयन बटेर की विलुप्ति ने वैज्ञानिक समुदाय और संरक्षणवादियों को चिंतित किया है। इसके अस्तित्व का संकट यह दर्शाता है कि हिमालयी क्षेत्र की पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा के लिए कितनी जरूरत है। इसके जीवित रहने के लिए आवश्यक प्राकृतिक आवासों की सुरक्षा और संरक्षण के प्रयासों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, ये थे भारत के 10 विलुप्त जानवर जिनकी कहानियां अब इतिहास का हिस्सा बन चुकी हैं। हर प्राणी की अपनी एक अनोखी भूमिका होती है और जब हम एक भी प्रजाति खो देते हैं तो यह पूरी जैविक श्रृंखला को प्रभावित करता है। हमें अपने प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करने के लिए जागरूक होना पड़ेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल डिस्कवर इंडिया इनसाइट्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम जल्द ही आपको लेकर आएंगे और भी रोचक कहानियाँ। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।